हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से रूबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी में। और आज के लेक्चर में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सेल इंजरी। देखिए, अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर सेलुलर एडेप्टेशंस की बात कर ली है। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप सेलुलर एडेप्टेशंस के लेक्चर देख के आइए, ताकि आपको बाकी की चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आए। देखिए, सेल इंजरी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। सेल इंजरी दो तरीके की होती है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा इरिवर्सिबल सेल इंजरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। फ्री रेडिकल इंजरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। रेडिएशन इंजरी और हाइलिन चेंज जो है उस पर शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। और ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेल इंजरी के लिए। अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, तो आप पूरे लेक्चर्स देखिएगा। अब अगर बिना किसी देरी के अपन शुरू करें तो देखिए, सेल इंजरी को समझाने से पहले मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। जब अपन ने सेलुलर एडेप्टेशंस पढ़े थे तब भी मैंने ये ओवरव्यू दिया था कि कोई सेल है, अगर उस सेल को कोई हार्मफुल स्टिमुलस अगर दिया जा रहा है तो सबसे पहले तो सेल क्या करेगी, इस हार्मफुल स्टिमुलस के टुवर्ड्स अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से सेलुलर एडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। और ये जो सेलुलर एडेप्टेशंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं: अट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। इसके अलावा अगर सेल अडेप्ट कर ली तो ठीक है, इट्स वेल इन गुड सिचुएशन। बट अगर सेल अडेप्ट नहीं कर पाई तो सेल के अंदर इंजरी होगी। और ये जो सेल इंजरी है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखिए, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होगा, सेल कैन गो बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। कि भाई इंजरी हुई, लेकिन ठीक है, सेल ने वापस से कुछ एडेप्टेशंस करे, जिसकी वजह से सेल जो है वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में चल जाएगी। इंजरी से पहले जैसी कंडीशन में थी वापस से उसी कंडीशन में चल जाएगी। बट इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा, सेल अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर नहीं जा पाएगा। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी अगर लंबे टाइम तक रहेगी तो इट कैन लीड टू द सेल डेथ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई रिवर्सिबल सेल इंजरी कभी होगी और इरिवर्सिबल कभी होगी। अपन कहेंगे कि अगर ये हार्मफुल स्टिमुलस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है तो उसकी वजह से तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। बट यही अगर हार्मफुल स्टिमुलस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, अगर हार्मफुल स्टिमुलस का परसिस्टेंस होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ओवरव्यू समझ आया है, तो अपन आगे बात करते हैं। देखिए, अब अगर अपन बात करें सेल इंजरी की, तो सेल इंजरी अपन कह रहे हैं दो तरीके से हो सकती है। एक तो जेनेटिक इंजरी हो सकती है, तो एक एक्वायर्ड इंजरी हो सकती है। जेनेटिक इंजरी जो होती है वो हेरिडिटरी होती है, कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से ये कहना इंजरी लेके पैदा हो रहा है, यानी कि ये बाय द बर्थ से ही बच्चे के अंदर ये इंजरी प्रेजेंट होगी। अपन इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले नहीं हैं, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अपने लिए एक्वायर्ड इंजरी इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इंजरी वो होगा जो कि कोई भी पर्सन अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर कर रहा है, उसे अपन एक्वायर्ड इंजरी कहते हैं। और अब ये जो एक्वायर्ड इंजरी होती है उसकी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की अपन बात करेंगे। देखिए, ईटियोलॉजी का मतलब अपन ने पहले भी कहा कि पैथो के अंदर किसी भी चीज़ के कॉजेज़ कि हो किस वजह से रहा है उस चीज़ को अपन ईटियोलॉजी कहते हैं। अब अगर अपन एक्वायर्ड इंजरी के ईटियोलॉजी या कॉजेज़ की बात करें तो टोटल 10 कॉजेज़ यहाँ पे दे रखे हैं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ हाइपोक्सिया और इश्कीमिया के होंगे। अपन सबका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन डिटेल में अपन कौन सा पढ़ेंगे, हाइपोक्सिया एंड इश्कीमिया पढ़ेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो अपन समझ लेते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द कॉजेज ऑफ द एक्वायर्ड इंजरी। तो एक तो हाइपोक्सिया और इश्कीमिया हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स हो सकती है, माइक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं, एजिंग हो सकती है, साइकोजेनिक डिजीजेस हो सकती है, आइट्रियोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं और इडियोपैथिक डिजीजेस हो सकती है। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, हाइपोक्सिया और इश्कीमिया की बात करें तो इश्कीमिया का मतलब अपने को पता है क्या होता है। इश्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, उसे अपन इश्कीमिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया का मतलब अपने को पता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कम होती है। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि इश्कीमिया के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड सप्लाई कम होने का मतलब है कि न्यूट्रिशन भी कम मिल रहा है, ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है, हर चीज़ कम मिल रही है जो भी ब्लड कैरी कर रहा है। बट जो ब्लड कैरी कर रहा है उसमें से अगर एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो रही है, सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया और इश्कीमिया जो है वही वन ऑफ द मेजर कॉज होते हैं सेल इंजरी के। और अपन बहुत डिटेल के अंदर इश्कीमिया और हाइपोक्सिया से होने वाली इंजरी अपन पढ़ेंगे। ये समझ आया। अब
बात करें अगर अपन फिजिकल एजेंट्स की, तो फिजिकल एजेंट्स के अंदर अपन कह सकते हैं कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से है ना सेल इंजरी हो सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से जो इंजरी हो सकती है, अभी अपन ने बोला था रेडिएशन इंजरी पे कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो रेडिएशन इंजरी जैसे कि आपके गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, इनकी वजह से सेल इंजरीज हो सकती है, यूवी रेज हो गई, इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। तो ये जो रेडिएशन इंजरीज होती है वो आपके फिजिकल इंजरी का पार्ट होते हैं। समझ आया। अब बात करेंगे अपन केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स की। तो केमिकल एजेंट्स में अपन कह रहे हैं कोई हार्मफुल केमिकल आ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर हुए, वो आपकी बॉडी के ऊपर गिर गए, या बॉडी के अंदर कोई है ना हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जा रहे, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, जिसे अपन केमिकल इंजरी कहते हैं। फोर्थ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स या माइक्रोबियल एजेंट्स, जिसमें अपन कह रहे हैं बैक्टीरिया आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, फंगस आ सकते हैं, पैरासाइट्स आ सकते हैं, और ये सब कुछ अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। आप बहुत डिटेल के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन से डिजीजेज होती है, किस वजह से होती है। तो ये अपना कंसर्न ही नहीं है, पैथो के अंदर ये कंसर्न नहीं है, ये माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक है जो आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर है कि भाई इम्यून सेल्स जो है वो खुद की बॉडी को ही नुकसान पहुँचाने लगे, खुद की सेल्स को ही नुकसान पहुँचाने लगे, तो इसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे रूमेटेड आर्थराइटिस वगैरह आ सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट में अपन कह रहे हैं कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर डिरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ओवरऑल इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस अपने को पता चलेगी न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट में। एजिंग की बात करें, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो दे आर मोर प्रोन टू द सेल इंजरी। एजिंग एक्चुअल में सेल इंजरी कॉज करने से ज़्यादा सेल इंजरी होने के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा समझने का। ऑल्दो एजिंग के साथ साथ में कुछ सेल्स जो होती है वो डिजेनरेट भी करने लगती है, लेकिन ज़्यादा फैक्टर एजिंग जो है वो परफॉर्म करेगा कि भाई रिस्क जो है सेल इंजरी के वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसके अलावा साइकोजेनिक डिजीजेज आ सकती है। साइकोजेनिक डिजीजेज में अपन कह रहे हैं कि डिप्रेशन हो गया, ये जो कंडीशंस है, इस तरीके की कंडीशन से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक तो आइट्रियोजेनिक फैक्टर्स है, एक इडियोपैथिक डिजीजेस है। देखिए इडियोपैथिक अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब अपन ने सेलुलर एडेप्टेशंस की बात करी थी तब अपन ने इडियोपैथिक का कहा था कि अगर अपने को किसी भी चीज़ के कॉजेज़ नहीं पता है, इफ़ कॉजेज़ आर नॉट नोन, कि कोई भी कंडीशन हुई है तो किस वजह से हुई है नहीं पता है, तो वो इडियोपैथिक डिजीज़ है, इडियोपैथिक रीजंस की वजह से हो रहा है। तो पूरे पैथो के अंदर इडियोपैथिक कई बार आएगा। अब आता है आइट्रियोजेनिक फैक्टर्स। आइट्रियोजेनिक फैक्टर्स को मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो भाई आपको कोई बीमारी हुई और डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दे दी, डॉक्टर ने आपको कोई भी ड्रग दी, और उस ड्रग ने वो दवाई जो आपको बीमारी हुई उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन साथ में इस ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, और वो साइड इफ़ेक्ट्स भी सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये सब कुछ आप फार्मा में पढ़ेंगे। जब आप फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर दवाई जो आप लेंगे, जो हर दवाई दी जाती है, उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि एक बीमारी को तो ठीक कर रहे हैं लेकिन साथ में थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट वो बॉडी के ऊपर रखते ही है, तो वो होते हैं आइट्रियोजेनिक फैक्टर्स। ये 10 फैक्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ आया। अपने को डिटेल में क्या पढ़ना है, हाइपोक्सिया और इश्कीमिया की वजह से होने वाली इंजरी, जो अब आगे अपन पढ़ेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। अपन ने पहले ही कहा कि सेल इंजरी दो तरीके का होता है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है तो एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। अगर हार्मफुल स्टिमुलस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, और वही अगर हार्मफुल स्टिमुलस परसिस्ट करे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। दोनों को अपन डिफरेंसेस की टेबल के फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे और इरिवर्सिबल अपन बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे।